तो चलिए हम लोग कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और मैं सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ई किसान समाधान के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का। और इस व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 650 किसान जुड़े हुए हैं। और सभी जो है पशुपालन या उससे संबंधित विषय पर सभी कार्य कर रहे हैं। और जिनको कभी भी कोई समस्या होती है तो हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। उसमें हमारे मेडिसिन से, सर्जरी से, गायनेकोलॉजी से, एलपीएम से, न्यूट्रिशन से विशेषज्ञ जो हैं मौजूद हैं, जो पशुपालक की समस्याओं का उसी समय त्वरित समाधान करते हैं। इसके बाद हम लोग महीने के प्रत्येक प्रथम और तृतीय शनिवार को जूम मीटिंग के द्वारा हम लोग पहले उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि पशु का जो समाधान बताया गया था वो पशु को सूट किया कि नहीं, पशु ठीक हुई कि नहीं। तो उस पर पहले चर्चा हो जाती है। उसके बाद एक विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का जो एक विषय रखा गया है वो पशुओं में टीकाकरण के ऊपर है, वैक्सीनेशन के ऊपर है, जिसके कि विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति अन्ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस किशनगंज से हैं। और मैडम जुड़ गई हैं, मैं स्वागत करता हूं उनका भी। थैंक और यू सर। हाँ, तो अब हम लोग कार्यक्रम के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जिसमें कि हम लोग पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आप लोग हमें बताएंगे कि आपको पीपीटी दिख रही है क्या? हाँ, हाँ सर। पीपीटी दिख रही है। चलिए, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी सर। हाँ, तो ये हमारा 35वां एपिसोड है। और इसके पहले हम लोग 34 एपिसोड कर चुके हैं। और ये हमारे किसान समाधान ग्रुप के जो विशेषज्ञ हैं, परमानेंट विशेषज्ञ हैं, उनकी सूची है। आप यहाँ देख सकते हैं। यही लोग हैं जो कि आपके प्रश्नों का त्वरित समाधान करते हैं। चलिए, इनका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रहा। डॉक्टर रविशंकर मंडल हैं, डॉक्टर राजेश कुमार हैं। ये लोग आपके प्रश्नों का सबसे ज़्यादा जवाब देते हैं और बहुत त्वरित समाधान करते हैं, जल्दी से जवाब देते हैं। और अब किन्हीं को कोई अगर पूछना है अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें से, तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, जो विशेषज्ञ के द्वारा चर्चा होगी। सर एक गाय है, उसका पिछला पैर जो है फ्लैट करके बैठ गई है सर। अच्छा, तो प्रभात जी, वो गाय क्या बच्चा दी थी अभी क्या? नहीं सर, 1 साल बच्चा दिए हो गया है, लेकिन अभी तो अच्छा, ना प्रेग्नेंट है, बच्चा भी नहीं दिया है। लेकिन वो अचानक जो है पिछला पैर में दर्द हुआ था। तो अच्छा। उसमें जो है अनिल सर से बात हुई थी तो सुधार हो गया था। लेकिन अभी हम्म। वो बोले कि जो पिछला पैर से जो है ना बैठ गई, उठ नहीं पा रही है। तो थोड़ा आप उसका वीडियो शेयर कीजिएगा तो जरा ग्रुप में। अच्छा, ठीक है। हम अभी तुरंत वीडियो हाँ, बना के आप भेज आप दें। आप थोड़ा सा वीडियो बना के उसको शेयर कीजिए। अनिल सर भी तो हैं ही कार्यक्रम में हमारे, जी जी। तो बता दिया हाँ, जाए। बहुत पांडे जी अच्छा, पूछते रहते बहुत अच्छा सुधार हो गया था, लेकिन आज से अचानक पता नहीं बैठ गई है। हाँ सर। हाँ, अनिल सर कुछ बता रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, ठीक है, वो वीडियो भेजिएगा थोड़ा सा। आप देखिए, हाँ। होता क्या है ना कि आप गए 3 दिन बताए, कभी कभी ट्रीटमेंट में गैप हो जाता है, ओनर भी ध्यान नहीं दिए, बहुत सारा चीज जी। है। आप मैंने ये चीज थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। फायदा जब होना शुरू होता है तो आदमी रिलक्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा सोचता है कि अब चलो ठीक हो जाएगा, इतना गाय सही बर्दाश्त कर बात ली। है। जी सर, जी सही सर। बात। क्या गलत बोल रहे हैं? एकदम यही बिल्कुल होता है। जी सर, वो ठीक हो गया, बस वो ध्यान देना बंद कर दिया था सर। वही चीज कह रहे हैं, वही चीज कह रहे हैं। ठीक है चलिए, सर। चलिए ठीक है, प्रभाकर जी। ठीक। और किन्हीं को कुछ पूछना हो? हेलो। हाँ, राजीव जी बोलिए। जी सर, नमस्कार। एक नमस्कार। भैंस है जिसके अंदर एक कीट में ब्लॉकेज है। वो ऊपर की तरफ ब्लॉकेज है, बाहर की तरफ में नहीं। अडर में ऊपर की तरफ में, अंदर में जहाँ से कीट स्टार्ट होता है। और उसको एक बार हम लोग काटे थे, और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो फिर से हो जा रहा है। तो वहां पे ऐसे लग रहा है जैसे मांस बार बार बन रहा है।
उसका क्या समाधान होना चाहिए? अनिल सर बताएंगे कुछ। राजेश सर हैं कि नहीं कार्यक्रम में? राजेश सर शायद नहीं है। देखिए वहां पर ना फाइब्रोसिस हो जाता है थोड़ा सा, जैसे जी। दूध दूध जो निकलने का जो रास्ता होता है ना उसको। इसमें सर आ, होम्योपैथी काम कर सकती है। हाँ, कुछ होम्योपैथिक होम्योपैथी दवा भी अनिल इसमें सर काम से कर सकता है। अनिल सर आपको मैसेज बता करके देंगे बात कर उसमें। सकते हैं। दवा आपको ग्रुप में लिख दिया जाएगा। उनसे आप और मैसेज कर देखिए दीजिए तो मिल हम एक चीज जाएगा। बताना चाहेंगे कि कई बार ना लोग उसमें मिल्क साइफन बार बार लगाते हैं, तो बार बार लगाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि अगर छोटा मोटा इशू होता है तो एक बार ही लगाने से वो जो मिल्क वाला जो रास्ता होता है क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं बार बार वहाँ पे ग्रोथ हो जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब अंदर से अंदर इन्फेक्शन थोड़ा बहुत है। इसी वजह से क्या होता है ना, जब इन्फेक्शन होती है तो मांसपेशी चारों तरफ से फैलता है, तो वो जो मिल्क का लेट डाउन का जो पाथ है उसको भी पूरा बंद कर देता है। तो आप जो है इसका होम्योपैथी दवा बता दिया जाएगा आपको ग्रुप में, वो चलाइएगा। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ जी जी हाँ। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो चलिए हम लोग कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं, और हम स्वागत करते हैं डॉक्टर आकृति अन्ना का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेलो। एक्सटेंशन एजुकेशन, कॉलेज ऑफ एक वेटनरी एंड सवाल एनिमल है मेरा। साइंसेज। हाँ, प्रफुल्ल आनंद जी कुछ हेलो। बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ, बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। इधर एक गाय खरीदे, 1 महीना हुई है। हाँ। 2-3 महीना ब्याई हुई गाय लिए हैं। अच्छा। तो वो खाना खाने के बाद जब बैठती है तो उसका पेशाब का रास्ता से गंदा टाइप का थोड़ा थोड़ा पस टाइप हम्म का या पीला टाइप का निकलता है। हम्म। और उसका 3 दिन तक उसको धुलैया करवाए हैं। तो पेशाब जैसे ड्रॉप ड्रॉप नहीं होता है, तो बैठने के बाद उस टाइप का ड्रॉपिंग होता है जैसे। डॉक्टर दुष्यंत बताइए जरा। यही समस्या है उसको। एक तो देखिए इसमें यूट्राइन इन्फेक्शन है ही, और बच्चा जब दी थी तो आपने उसका हिस्ट्री वगैरह लिया था क्या? बच्चा फंस गया था या जेर फंसी रही हो, ऐसा कुछ था? कई बार क्या होता है कि जेर वेर फंस जाती है तो लोग उसको बेच भी देते हैं, ऐसा प्रैक्टिस होता है। तो उससे आप एक बार पूछ लीजिए कि जेर वेर फंसा होगा तो भी ठीक है, इसका दवाई चलेगा। और मैं अभी आप ग्रुप में एक बार उसका वीडियो या फोटो डालेंगे तो मैं उस पर कमेंट करके सारा ट्रीटमेंट बता दूंगा, तो आप इसको ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक। तो उसमें सारा इंजेक्शन जो ओके। जैसे लिखेंगे उसी तरह तो डेट वाइज भी लिख दूंगा कि कब कौन सी दवा चलनी है, कितने दिन चल के बंद करना है। फिर उसका करने के बाद फीडबैक भी दीजिएगा कि कितने दिन बाद ठीक हुआ, ठीक। क्या हुआ। ठीक है। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, आपका हो गया समाधान। ठीक है, देते ठीक है, हैं। चलिए अब ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, वहाँ पर हम लोग कम्युनिकेशन तो करते ही हैं। तो आगे हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर आकृति अन्ना का। डॉक्टर आकृति आप धन्यवाद स्लाइड शेयर सर। कर सकते हैं? हाँ। यस सर हम करते हैं। हाँ, डॉक्टर आकृति जो है किशनगंज वेटनरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में। और आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैक्सीनेशन के ऊपर है। टीकाकरण पशु को कब कराएं, कैसे कराएं, कितनी मात्रा में देना है, इस पे डॉक्टर आकृति चर्चा करेंगे। इसी संदर्भ में सर एक सवाल इन्होंने पूछा है, मैं देख लिया, मैं क्योंकि थोड़ा मुझे काम है मैं जाना चाहता हूँ। हाँ एक ने हाँ। पूछा है कि रिलायबल सोर्स ऑफ वैक्सीन कहाँ मिलेगा। अभी जैसे हम लोग बिहार बिहार सरकार भी कराती है वैक्सीनेशन। अगर हम्म। जिसको भी थोड़ा भी लगता है कि नहीं हम सरकार से नहीं कराना चाहते, हमारे पास सक्षम है, हम खुद कराएंगे, तो वो आईआईएल के अथॉराइज डीलर होते हैं, उनसे आप ले सकते हैं। मैं ग्रुप में उनका नंबर भी शेयर कर दूंगा। वो बिल्कुल। अथॉराइज डीलर लेने से क्या होगा कि कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं, वो आपको हम्म। ज्यादा मात्रा में अगर खरीदेंगे जैसे 150 डोज, तो वो आपके घर पे भी पहुंचा देते हैं।
ये जानकारी मुझे देनी थी, तो मैं इसी के साथ सर मैं थोड़ा आपसे अनुमति लूंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल लैब में बिल्कुल काम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है है, सर। थैंक यू थैंक यू। चलिए। सर मेरा स्लाइड दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रहा है। हाँ। विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ प्राध्यापक गण एवं वैज्ञानिक गणों को मेरा नमस्कार, और साथ ही आज मैं सारे किसान भाइयों और बहनों जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी को नमस्कार और स्वागत करती हूँ। आज मुझे इस ई समाधान प्रोग्राम में आप सबके साथ अपने विचार साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे डेयरी पशुओं में टीकाकरण द्वारा बीमारियों की रोकथाम के बारे में। तो आइए जानते हैं मवेशियों में विभिन्न रोगों के लिए टीकाकरण के बारे में। डेयरी पशुओं में टीकाकरण का महत्व। अनेकों जीवाणु तथा विषाणु जनित बीमारियां हैं जो दुधारू पशुओं को प्रभावित करती हैं। टीकाकरण से पशु की इस रोग स्लाइड प्रतिरोधक। स्लाइड मूव नहीं हो रही है डॉक्टर आकृति, स्लाइड बढ़ नहीं रही है। सर एक मिनट, हाँ, सर चेंज हुआ स्लाइड? नहीं नहीं हुआ। अच्छा, एक मिनट सर। हाँ, अब अभी हुआ। अभी हुआ सर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। तो फुल स्क्रीन में कर सर लीजिए। हाँ सर। फुल हाँ हाँ, टीकाकरण से पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, संक्रामक बीमारियों से झुंड की सुरक्षा भी होती है, और नियमित टीकाकरण कराने से जो बीमारियों से होने वाले जो आर्थिक नुकसान जो हमारे किसानों को सामना करना पड़ता है, जैसे दूध उत्पादन घट जाता है, गर्भपात हो जाता है, और जो मृत्यु हो जाती है हमारे पशुओं की, उससे भी बचा जा सकता है। बिहार जैसे आर्द्र प्रदेशों में जहाँ पे गर्मी और बरसात ज्यादा होती है, इसमें रोग फैलाव जो जानवरों के बीच में होता है वो बहुत तेजी से होता है, इसलिए समय समय पर टीकाकरण करवाना अति आवश्यक हो जाता है। तो हम जानते हैं मवेशियों में जो विभिन्न रोग हैं उनके बारे में और उनके टीकाकरण के बारे में। हुआ चेंज? पहली बीमारी है खुर पका और मुंह पका, जिसे हम फुट एंड माउथ डिजीज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि यह एक विषाणु से होने वाली बीमारी है। इसमें सबसे अधिक जो कुप्रभाव पड़ता है वह दूध उत्पादन पर पड़ता है। इसमें जानवर को बुखार रहता है और मुंह से चाशनी जैसा लार निकलता है, और पैर और खुर और मुंह में घाव हो जाता है, जिसके लिए टीकाकरण लगाना आवश्यक हो जाता है। इसमें 3 मिलीलीटर टीका को चमड़े के नीचे दिया जाता है। 4 महीने की उम्र में जानवर को पहली खुराक लगती है टीके की, और इसके बाद बूस्टर खुराक पहली खुराक के 2 से 4 हफ्ते बाद लगाई जाती है, और उसके बाद हर 6 महीने में यह टीकाकरण दोहराया जाता है। मतलब कि बड़े जानवर को आपको साल में इसे 2 बार टीकाकरण करवाना। आगे है लंगड़ा बुखार, या फिर ब्लैक वाटर जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, या फिर काला जंघा रोग भी इसे बोला जाता है गांव घर में, जिसमें शरीर के पिछले हिस्सों में, पैरों में और जांघों में मांसपेशियां काली पड़ जाती है। यह भी एक जीवाणु जनित रोग है, जिसमें पैर में सूजन हो जाता है और जानवर लंगड़ा कर चलता है। इसमें भी तेज बुखार होता है और दूध उत्पादन घट जाता है, और कई केस में जानवर मर भी जाता है। इसीलिए इसका टीकाकरण अति आवश्यक है। इसमें भी 2 मिलीलीटर वैक्सीन चमड़े के नीचे लगाई जाती है। 6 महीने की उम्र में इसकी पहली खुराक दी जाती है, और बूस्टर को हर साल बरसात आने से पहले, मतलब मई जून का जो महीना होता है जिसमें बरसात होता है, उसके पहले इसको लगाया जाता है। आगे है गलघोटू रोग, जिसको हम हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया बोलते हैं अंग्रेजी में। यह एक जीवाणु जनित है, और इससे भी इसका फैलाव जो है झुंड में तेजी से होता है। इसमें इस बीमारी में गला और जीभ फूल जाता है, और मुंह से लार टपकने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होती है जानवर को, और गले से एक घर घर का आवाज आता है। और इसमें भी जो है जानवर की मृत्यु अचानक हो जाती है, और इससे किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसका टीकाकरण अति आवश्यक है। इसमें भी 2 मिलीलीटर टीकाकरण करते हैं, जो कि चमड़े के नीचे दी जाती है सुई के द्वारा। 6 महीने की उम्र में पहली खुराक दी जाती है, और बूस्टर को हर साल बरसात से पहले मई जून के महीने में दिया जाता है।
तो जैसे हम देखें कि लंगड़ा बुखार और गलघोटू रोग दोनों का जो बूस्टर डोज है वो हम बरसात के पहले देते हैं, तो अब इसका जो कंपोजिशन है एक साथ HSBQ का भी आता है वैक्सीन, तो उसको एक साथ लगाया जाता है। आगे एक बीमारी है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बीमारी जो होती है यह एक जीवाणु जनित बीमारी है। इसमें अचानक जानवर की मृत्यु हो जाती है। यह भी एक संक्रामक रोग है और ज़ूनोटिक डिजीज भी है, और इसके जीवाणु जो है मिट्टी में पहले से ही होते हैं। जब जानवर चरने जाती है तो उससे उसको संक्रमण हो जाता है। इसलिए इसका जो है टीकाकरण 1 मिलीलीटर टीकाकरण चमड़े के नीचे दिया जाता है। इसका जो पहला डोज है वो 6 महीने की उम्र में पहली खुराक दी जाती है, और इसका भी बूस्टर डोज हर साल बरसात से पहले दोहराया जाता है। आगे है, हम जानते हैं थैलेरियोसिस बीमारी के बारे में। थैलेरियोसिस बीमारी जो है वह बीमारी चमोकन के द्वारा होती है, और इस बीमारी में गर्दन के हिस्से में गिल्टी दिखाई देने लगता है, और जानवर का जो पेशाब है वो पीला हो जाता है और बहुत बुखार हो जाता है। इस बीमारी में मृत्यु दर जो है 70 से 80% तक चली जाती है, इसलिए इसका टीकाकरण जानवरों में अति आवश्यक हो जाता है। इसमें 3 मिलीलीटर टीकाकरण वैक्सीन को जो है चमड़े के नीचे दिया जाता है 2 महीने की उम्र में, और उससे अधिक में इसका पहला टीकाकरण किया जाता है। और यदि अनुशंसित हो यह रोग उस एरिया में तो हर 3 साल में इस टीकाकरण को दोहराएं। और आगे एक रोग है ब्रुसेलोसिस रोग, जिसमें हम ये देखते हैं कि गर्भपात और बांझपन की समस्या जानवर में इससे हो जाती है। यह भी एक ज़ूनोटिक रोग है और इसमें दूध उत्पादन एकदम से कम हो जाता है, और इसलिए इसका टीकाकरण जो है अति आवश्यक है। इसमें भी 2 मिलीलीटर वैक्सीन को हम चमड़े के नीचे देते हैं, और 4 से 7 महीने की उम्र में एक खुराक दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ रोगों के बारे में हम जानते हैं। आगे रोग जो है टेटनस रोग, जिसको धनु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गाय को 1500 से 3000 यूनिट का जो है टेटनस एंटीटॉक्सिन दिया जाता है। टेटनस में जो क्या होता है, मांसपेशी में अकड़न हो जाती है, और यह धूल मिट्टी में पाए जाने वाले विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, और यह जब जानवरों में जैसे बधियाकरण, ईयर टैगिंग या कोई खरोच या चोट लग जाती है उससे फैलता है। इससे मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है और चाल अस्थिर हो जाती है, और जानवर का जो रीढ़ की हड्डी है वो धनु स्तंभ के तरह एकदम टेढ़ा हो जाता है। इसलिए इसका जो है टीकाकरण कराना अति आवश्यक है। इसका टीकाकरण भी मांस में या चमड़े के नीचे दिया जाता है। इसमें निवारक खुराक जो है 1 माह तक दिया जाता, 1 माह तक इसका रहता है, और प्रतिरक्षा इसकी 1 माह तक रहती है। आगे चलते हैं, रेबीज वैक्सीन के बारे में जानते हैं। यह कुत्ते के काटने से होता है, और यह भी एक पशुजन्य रोग है। आमतौर पर गांव घरों में जो है कुत्ता काट लेता है गाय भैंसों को, और टीकाकरण ही इसका एकमात्र इससे बचाव का तरीका है, क्योंकि एक बार अगर रेबीज हो गया तो उसके बाद आपके जानवर का बचना असंभव है। इसमें भी 1 ml चमड़े में दिया जाता है। सामान्यतः 3 वर्ष की आयु में पहले टीकाकरण दिया जाता है, उसके बाद 1 से 3 साल के बाद बूस्टर डोज दिया जाता है। आगे चलते हैं, एक बीमारी है लंपी स्किन रोग, लंपी स्किन डिजीज, जिसका टीकाकरण कार्यक्रम अभी बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें भी 1 ml टीका जो है चमड़े के नीचे दिया जाता है, और प्रकोप या जोखिम के हिसाब से किसी भी आयु में राज्य के निर्देश अनुसार इसका टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका वार्षिक या प्रकोप अनुसार काउंटर इन्फेक्शन के लिए रिंग वैक्सीनेशन भी किया जा सकता है। आगे एक बीमारी है इंटेरोटॉक्सेमिया, जिसको जो अधिक प्रोटीन या अधिक अनाज खा लेने से जानवर के पेट में ऐंठन, जकड़न ये सब होने लगता है, और प्रायः इसका जो टीकाकरण है युवा बछड़ों में 3 से 4 महीने के बछड़ा बाछी में किया जाता है, और जो स्थानीय निर्देश अनुसार ही इसका टीकाकरण कार्यक्रम जो चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण के दौरान जो है क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, टीकाकरण के समय क्या ध्यान रखें। केवल प्रशिक्षित पशु चिकित्सक या पैरावेट से ही आप टीकाकरण करवाएं, नहीं तो ऐसे ही किसी से भी करवा लेने से जो है आगे में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है गलत तरीके से टीकाकरण करवाने से।
टीके को हमेशा ठंडे स्थान या आइस बॉक्स में रखा जाता है, जिससे उसका कोल्ड चेन मेंटेन रहता है और उसका जो कारागर की क्षमता है वो बनी रहती है। बीमार या कमजोर पशुओं को टीकाकरण ना लगवाएं, जो अधिक बीमार पशु हैं उनको टीकाकरण ना लगवाएं। और टीका करने के 2-3 दिन तक उसको जानवर को आराम दें, उसे नहलाएं नहीं। और जो टीकाकरण हुआ है आपके जानवर का, उसका आप अपने पास एक रिकॉर्ड रखें। जिस पशुओं का आप टीकाकरण करा रहे हैं, अपने पास भी उसका एक रिकॉर्ड रखें। टीकाकरण कार्ड या रजिस्टर जो है उसमें उसका तारीख लिखें और कब हुआ है वो सब लिखें। अब जानते हैं, जैसे कि अभी ठंड आने वाली है, अक्टूबर खत्म होने वाला है। अक्टूबर से दिसंबर जो ठंड का टाइम होता है, इसमें डेयरी पशुओं की देखभाल कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठंड के मौसम में पशुओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ठंड से बचाव के लिए जो पशुशाला है उसमें पर्दे या बांस की चटाई लगाएं, ताकि डायरेक्ट जो ठंडा हवा पशु को लगता है उससे वो बच पाए। ठंडी फर्श पर डॉक्टर आप आकृति सूखा आपका बिछावन। डॉक्टर आकृति आपकी स्लाइड फिर रुक गई है। सर हाँ अब दिख रहा है? हाँ 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 हाँ, हाँ ठीक है। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे अक्टूबर दिसंबर में डेयरी पशुओं की इसको फुल देखभाल स्क्रीन के मोड बारे में में। कर लेते तो थोड़ा अच्छा होता, स्लाइड शो में। हाँ सर, फुल स्क्रीन में है सर। अच्छा, ठीक है, चलिए। फुल स्क्रीन में है सर, हम तो कर लिए हैं सर, इधर से पता नहीं कुछ ठीक लगता है ठीक नेट ठीक, स्लो है सर। ठीक है, हाँ कोई नहीं। हाँ, चलिए। हाँ तो ठंड के मौसम में हम चर्चा कर रहे थे कि अपने पशुओं डेयरी पशुओं की देखभाल कैसे करें। फर्श पर सूखा बिछावन बिछाएं, जो पराली भूसा ये सब होता है उसको बिछा के रखें, जैसे कि हम इन फोटोज में देख सकते हैं, पशुओं को जो है भूसे के ऊपर रखा गया है। ठंड में डायरेक्ट जो उसको एकाएक ठंडा पानी ना दें, हल्का गुनगुना पानी दें। और ठंड में दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु विशेष संतुलित आहार देने की जरूरत है। आप उसको मक्का भूसा, तेल, खली, खली का मिश्रण, नमक ये सब मिलाकर दें, उसको एक संतुलित आहार दें, क्योंकि ठंड में जो है जानवर को दूध उत्पादन के लिए और अधिक आहार की जरूरत होती है। और जो छोटे बछड़े हैं, विशेषकर जिन्होंने जन्म लिया है, जो बछड़े हैं, बाछी हैं, उनको विशेष रूप से गर्म रखने का प्रावधान करें। कपड़े या बोरा में लपेट के रखें और जो एकदम ठंडे हवा से उन्हें दूर रखें। आगे बढ़ते हैं। किसान जागरूकता और सरकारी सहयोग। पशुपालन विभाग द्वारा निशुल्क सरकारी टीकाकरण अभियान समय समय पर चलाए जाते हैं और आप अपने नजदीकी राज्य के जो आपके सरकारी पशु चिकित्सालय या पशु सेवा केंद्र है वहां से संपर्क करें, उनके संपर्क में रहें। समूह में पशु टीकाकरण से लागत घटती है और रोग फैलाव रुकता है। अगर आपके पास एक बड़ा फार्म है या आपके पास 2-4 जानवर हैं, तो अगर आप एक साथ उनका टीकाकरण करवाते हैं तो उससे भी आपकी जो है लागत जो है वो घट सकती है। और समय पर सूचना दें, अगर कोई आपको परेशानी है या कोई और आपको अन्य आपको देखभाल में कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए आप समय पर उसको सूचना लें, जो आपके नजदीकी पशु चिकित्सालय है, या फिर जैसे हमारा ये ई समाधान प्रोग्राम चलता है, इस पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो आप समय पर इसकी जानकारी लेंगे तो आपको फायदा होगा। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी जानकारी हो गई है, तो आपके साथ आपके जो भाई बंधु हैं, आपके अगल बगल के जो अन्य किसान हैं, किसान भाई बहन है, उनको भी साथ साथ जागरूक करें। संगठित किसान, सुरक्षित पशु, यही है स्वस्थ डेयरी का आधार। धन्यवाद। हेलो। धन्यवाद डॉक्टर आकृति, काफी अच्छा थैंक यू प्रेजेंटेशन सर। था। और किन्हीं को कुछ पूछना है प्रश्न जो है, ये टीकाकरण जो टॉपिक था इस पे आप पूछेंगे। हाँ, बताइए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या कोई प्रश्न है तो पूछिए। सर जो हाँ वो सर, मेरा टीकाकरण प्रश्न है कितने दिन सर को- हाँ बोलिए। कि सर जो ये इंटरटॉक्सिनिया की बात कहें, हम्म। तो क्या वो मैं ये बकरियों करता हूँ, क्या ये बड़े पशुओं को भी किया जा सकता है? हाँ, जो बड़े पशु, जो बकरी है, बकरी और बड़े पशु किया जा सकता है। सुनिए, बाकी लोग म्यूट करके रखिए अपने आप को, ज्यादा आवाज आ रही है। हाँ चलिए। सर वो बकरियों के लिए कर रहे हैं, बकरियों में तो करते हैं इंटरटॉक्सिन 80+TT वैक्सीन। अब हम बड़े जानवरों में भी उसका वो डोज क्या होगा, और कितने दिनों में कितने कितने उम्र के बच्चे को या शुरुआत कर सकते हैं, और कब?
इंटेरोटॉक्सेमिया का जो है, जैसे कि बकरी में आप करते हैं वैसे ही जी आप बड़े पशुओं में भी कर सकते हैं। 3 से 5 ml का चमड़े में वैक्सीन लगता है उसका। और जनरली अच्छा, जो छोटे बछड़े होते हैं, 3 से 4 महीने के जो बछड़े होते हैं, उसमें ही इसका फर्स्ट जो पहला खुराक है वो लगता है। 3 से 5 महीने के बच्चे को? हाँ, 3 से 4 महीने के तो बछड़ों अच्छा, में। 3 से 4 महीने के बच्चे को पहला, फिर इसको हमें दोहराए ये कितना दिन तक हम बूस्टर डोज भी देना होगा? बूस्टर डोज भी आप दे सकते हैं, लेकिन जनरली इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपका फार्म में आप बार-बार इसको देख रहे हैं कि बार-बार आपके यहाँ गाय मर रहा है इंटेरोटॉक्सेमिया से आपके झुंड में, तो आप उसमें जी दीजिए, हर 2-3 साल पे उसको दोहराइए। और अगर आपके जी फार्म में, आपके एरिया में नहीं हो रहा है, तो उसको देने जी। का ज़रूरत नहीं। ओ, नहीं हो रहा तब नहीं आया। ऐसे अगर हम दिया जानवर को एक बार, तो फिर हम इसको कितना दिन में दोहराएंगे, मैंने कितना देर तक काम 2 से करेगा हर वैक्सीन? 2 से 3 साल पे आप इसको दोहरा सकते हैं। हर 2 से 3 साल पे आप इसको दोहरा सकते हैं, बूस्टर डोज़ दो दे से सकते तीन हैं। साल पर? हाँ, हाँ। हर 2 से अच्छा 3 अच्छा साल पर। अच्छा, ठीक है, ठीक। और किन्हीं को कुछ पूछना है? सर वैक्सीनेशन के टाइम टेबल को अगर ग्रुप में डाल दिया जाता तो हम लोग उसका प्रिंट आउट ले लेते। हाँ, वो शेड्यूल शेड्यूल डाल दिया जाएगा। मैं मैडम से लेके उसका शेड्यूल जो है ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। और कुछ? जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हैं। तो जैसे बिहार में हमारे कार्यक्रम चलाया जाता है जो सरकार के द्वारा, तो ऐसे ही हर राज्य में अलग-अलग उनका टीकाकरण का शेड्यूल होता है। तो उस हिसाब से आप अपने, अगर बिहार से बाहर से आप हमसे जुड़े हैं, तो आप अपने राज्य में, जो आपके राज्य में जो चलाया जा रहा है, उसका आप सरकारी लाभ लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिल्कुल। हर एक राज्य में टीकाकरण कार्यक्रम चलता है, कुछ केंद्र सरकार द्वारा भी चलाई जाती है, जैसे जी सर। AICRP और FMD करके है। जी FMD सर। डिजीज पे कंट्रोल के लिए ना पूरा ऑल इंडिया में ही चलाई जाती है। जी सर। तो जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, आप उसका लाभ जरूर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, मैडम ने जैसा अभी कहा कि वैक्सीन को हमेशा कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी भी शिकायत आती है कि हमने टीका कराया, उसके बावजूद मेरे एनिमल को HS हो गया, BQ हो गया या FMD हो गया। तो इसका मतलब कि वैक्सीन जो है वो मतलब प्रॉपरली प्रिजर्व करके नहीं रखा गया था। तो सही से अगर आप वैक्सीन नहीं रखते हैं, सही टाइम पे नहीं देते हैं, सही रूट पे नहीं देते हैं, है ना, तो ये सब चीज़ों पे अगर आप नहीं करते तो वैक्सीनेशन आपका फेलुअर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। गाभिन जानवर एडवांस प्रेगनेंसी में हम लोग नहीं देते हैं। जो जानवर बीमार है उसको क्या नहीं देंगे, क्योंकि बीमार जानवर को वैक्सीन की क्या जरूरत बोल रहे नहीं, हैं? तो अब इलाज की जरूरत हाँ, है। तो बिना ऐसी थोड़ी हम कोई भी ऐसे यहाँ से न चल जाए। तो बहुत अच्छा मैडम ने पर बताया कि आखिर परैया सोतने वैक्सीनेशन क्या दूसरे है ऐसे नहीं आए हैं। और किस प्रकार ये हाँ पशुओं की रक्षा करती है, स्वास्थ्य की हाँ रक्षा करती है, कौन कौन से वैक्सीन हैं देने हैं, किस टाइम पे देने हैं, कितनी मात्रा में देनी है। देखिए, वैक्सीन की मात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डोज 3 ml देना है, आप अगर 2 ml देंगे तो वो फायदा नहीं करेगा। अच्छा, कई वैक्सीन में ये बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि बड़े जानवर को 3 ml लगेगा, छोटे को 1 ml लगेगा। ऐसा नहीं है। आप भायल पे आप देख लेंगे, भायल पे पढ़ लेंगे कि वैक्सीन का डोज क्या दिया हुआ है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे को कम लगेगा, 1 ml देना है, तभी आप 1 ml बच्चे को देंगे। अदरवाइज अगर लिखा हुआ है कि ऑल टाइप ऑफ एनिमल, अगर 3 ml लिखा हुआ है तो 3 ml ही देना है ना। तो और मेथड भी देख लेंगे, सबकट मेथड से देना है तो सबकट मेथड से देंगे, IM देना है तो IM देंगे। गलत भी आप देंगे तो फिर फायदा नहीं करेगा वैक्सीन आपको, है ना। जी सर। तो और सर अलग-अलग वैक्सीन भी, जो अलग-अलग कंपनियाँ हैं, उनका भी अलग-अलग डोज़ होता है। एक ही वैक्सीन का बिल्कुल, भी इसलिए अलग-अलग भायल डोज़ होता है। करना पड़ेगा। मैडम ने जैसे यहाँ पे एक जो स्टैंडर्ड जो डोज बताया गया है उसको बताया है ना। आप भायल पे आप पढ़ लीजिए कि उस पर क्या डोज लिखा हुआ, क्योंकि देखिए कंपनियां अपने अनुसार कंसंट्रेट बनाती है। किसी ने क्या किया, गाढ़ा ज्यादा बना दिया था, डोज उसका कम हो जाएगा। किसी ने उसमें लिक्विड ज्यादा मिला दिया तो डोज उसका ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि HSBQ कमांड वैक्सीन अगर कहीं पे 5 ml लिखा हुआ है तो 5 ml ही पड़ेगा। किसी किसी कंपनी में आप देखेंगे 3 ml डोज भी लिखा हुआ है। तो आप भायल पे देखेंगे उसका एग्जैक्ट डोज क्या है,
और उसका रूट लिखा हुआ होता है, किस रूट से देना है। आप हाइल पे उसको एक बार जरूर चेक कर लेंगे। और साथ में एक्सपायरी वगैरह तो देखना है ही, बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर आकृति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ, थैंक यू सर। क्या और कि नहीं, थैंक कुछ यू सर। पूछना है क्या? अरे रुक रुक। पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मैं अब कार्यक्रम को यहीं पे विराम दूंगा। जितेंद्र महतो जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सुधीर कुमार सिंह सर हाथ उठाए हैं। सुधीर सर, सुधीर सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सुधीर सिंह जी को दूसरा लगता है, सुधीर सिंह है। अच्छा चलिए ठीक है, आप बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुधीर सिंह जी, आपका हाथ उठा हुआ है, लेकिन आपका म्यूटेड दिखा रहा है। चलिए उनका कोई म्यूट नहीं। नहीं हो रहा है, वो ऐसा लिख रहे हाँ हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा है तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते यहाँ से। आस्क टू अनम्यूट का सिर्फ ऑप्शन हमारे पास है। आप अपना चलिए, प्रश्न टाइप कर दीजिए अगर वैसा हाँ है आप तो। अपना प्रश्न टाइप कर दीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो है ही, आप ग्रुप में डाल दीजिए प्रश्न को, ठीक है? तो चलिए, अब मैडम को मैं धन्यवाद देता हूँ फॉर थैंक यू। हर नाइस प्रेजेंटेशन। और इसी के साथ ये कार्यक्रम को अब यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।